ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक ऐसी जासूसी कहानी हो सकती है जहां क्राइम सीन पर कोई गवाह नहीं है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है और ना ही किसी ने कोई डायरी छोड़ी है। हाँ, चारों तरफ बस कुछ बिखरे हुए पत्थर पड़े हैं। बिल्कुल, और इन्हीं चंद पत्थरों के टुकड़ों के सहारे लाखों साल पुरानी कहानी को सुलझाना है। ये किसी मिस्ट्री फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है, पर असलियत में इंसान के शुरुआती सफर को समझने का तरीका एकदम यही है। सही कहा। इतिहास की छानबीन का ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। जब हम इतिहास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत राजा महाराजा या पुरानी किताबें आती हैं। लेकिन उस वक्त का क्या, जब इंसान ने बोलना तक नहीं सीखा था। वही तो, और इसीलिए इस मास्टर क्लास सोर्स पर आधारित हमारी आज की इस गहन चर्चा में हमारा फोकस प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज पर है। इसे डॉन ऑफ मैन भी कहते हैं। एकदम सही। और इस मास्टर क्लास का मिशन इस पूरी टाइमलाइन को एक बच्चे के विकास की तरह डिकोड करना है, ताकि चीजें आसानी से समझ आएं। राइट, पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सोर्स में इतिहास के 3 स्तंभों की बात की गई है, उन्हें थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, देखिए, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, बस पत्थर के औजार हैं। और दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्या ऐतिहासिक। ये बड़ा अजीब टाइम है, क्योंकि इन्होंने लिखना तो शुरू कर दिया था, पर उनकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ओ, मतलब लिखा तो है पर हमारे लिए वो किसी कोड की तरह है। बिल्कुल। और तीसरा है हिस्ट्री, जहां हमारे पास क्लियरली लिखित रिकॉर्ड मौजूद हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। समझ गए। लेकिन मास्टर क्लास पढ़ते हुए मुझे एक 10 ईयर एग्जाम चैलेंज ने बड़ा हैरान किया। मतलब पिछले 10 सालों के सबसे मुश्किल सवाल उस दौर से आ रहे हैं जहां इंसान को भाषा तक नहीं आती थी। ये सच में एक बड़ी विडंबना है ना। जिस दौर की कोई किताब नहीं है, वही आज सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। सही बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी किताब के हमें भारत में इस प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पता कैसे चला? इसके लिए हमें 1863 में चलना होगा। उस साल एक बड़ा बदलाव आया, जब रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां पल्लावरम में खुदाई की। हाँ, पल्लावरम। सोर्स, इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहते हैं। हाँ, और इसका एक बहुत ठोस कारण है। मुझे तो वो किसी टाइम ट्रैवलिंग जासूस की तरह लगे। मतलब 1863 में उन्हें जो मिला वो सिर्फ एक पत्थर थोड़ी ना था। उन्होंने भारत की पहली हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी खोजी थी। वही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोई आम इंसान उसे देखता तो शायद उसे बस एक कबाड़ समझकर फेंक देता, पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उसमें फ्लेकिंग टेक्निक को पहचान लिया। फ्लेकिंग यानी पत्थर को छीलना? एग्जैक्टली। जब आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर से एक खास एंगल पर टकराकर छीलते हैं ताकि एक धार बन सके, तो ये नेचुरल नहीं हो सकता। ये इस बात का प्रूफ था कि लाखों साल पहले वहां कोई ऐसी चीज थी जिसके पास स्पेशल अवेयरनेस थी। यानी उसके दिमाग में एक पूरी प्लानिंग चल रही थी कि इस पत्थर को औजार कैसे बनाया जाए। कमाल की बात है। और यही भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान के होने का पहला सबूत बना। तो मिट्टी में दबा वो पत्थर असल में दिमागी विकास का पहला सुराग था। और इस पहली कुल्हाड़ी के साथ ही हम इंसान के सफर के पहले चरण में आते हैं, पेलियोलिथिक एज या पुरापाषाण काल। इसे इंसान का बचपन कहा गया है ना? हाँ, लेकिन ये बचपन आज के बचपन जैसा आसान नहीं था। ये आइस एज का टाइम था। चारों तरफ झिकाने वाली ठंड और विशालकाय जानवर। बाप रे। इस टाइम इंसान पूरी तरह से एक शिकारी था। बस एक ही फोकस था, आज खाना कहां से मिलेगा और किसी और का खाना बनने से कैसे बचें। एकदम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर जब मैं उन हैंड एक्सेस के बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा ये बड़ी इनएफिशिएंट स्ट्रैटेजी थी। मतलब इतने भारी और बेढंगे पत्थर को आप ज्यादा दूर तक तो फेंक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं फेंक सकते। तो शिकार करने के लिए तो उन्हें उन खतरनाक जानवरों के एकदम पास जाना पड़ता होगा ना, क्लोज कॉम्बैट की तरह। उसमें तो जान जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। डेथ रेट सच में बहुत हाई रही होगी। और इसी डर और असुरक्षा ने इंसान को कुछ ऐसा ढूंढने पर मजबूर किया जो उसे ताकत दे सके, और वो खोल थी आग। फायर। देखा जाए तो आग ने गेम ही पलट दिया। आमतौर पे लगता है कि आग सिर्फ खाना पकाने के लिए ढूंढी गई थी, पर इसका साइकोलॉजिकल असर ज्यादा बड़ा था ना? एकदम। रात के अंधेरे में जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता था, आग एक ढाल बन गई। जानवर आग से डरते थे और ठंड से भी राहत मिली। और दिन भी तो लंबा हो गया। पहले सूरज ढलते ही सब अंधेरा,
अब आग की रोशनी में वो रात में भी औजार बना सकते थे। और आपस में कनेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन इंसान हमेशा इस बचपन वाले फेज में नहीं रहने वाला था। जैसे जैसे भारी पत्थरों की लिमिट समझ आने लगी और मौसम बदला, इंसान ने दूसरे चरण में कदम रखा, मेसोलिथिक एज या मध्यपाषाण काल, जिसे किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं, जहां पुरानी आदतें छूट रही हैं और कुछ नया, कुछ स्मार्ट हो रहा है। हाँ, और इसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल था। आइस एज खत्म हो रहा था, ठंड कम हुई, जंगल बढ़ने लगे, तो जो बड़े जानवर थे वो गायब होने लगे और उनकी जगह हिरन, खरगोश जैसे छोटे और तेज जानवरों ने ले लिए। यहीं पर वो भारी पत्थर वाली प्रॉब्लम आती है। एक तेज भागते हिरन को आप उस भारी हैंडएक्स से तो मार नहीं सकते। सही पकड़ा। और इस जरूरत ने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया, माइक्रोलिथ्स। मीजोस मतलब मध्य और लिथोस मतलब पत्थर। ये वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में भारी लैंडलाइन फोन होते थे, जिन्हें उठाना ही एक टास्क था। और फिर अचानक से टेक्नोलॉजी बदली और हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए, छोटे पर कहीं ज्यादा पावरफुल और सटीक। ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। माइक्रोलिथ्स बहुत छोटे, नुकीले और धारदार होते थे, 1-2 इंच के बस। इंसान समझ गया था कि सिर्फ पत्थर से काम नहीं चलेगा, तो उसने उन्हें लकड़ी या हड्डी के आगे बांधना शुरू कर दिया। बिल्कुल। यहां से तीर कमान और भाले आए। अब इंसान दूर से निशाना लगा सकता था। इस प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी ने हंटिंग को बहुत आसान बना दिया। और जब लाइफ थोड़ी आसान हुई, हर पल मौत का डर कम हुआ, तब एक बहुत ही स्वीट चीज हुई। मास्टर क्लास के मुताबिक अब इंसान सिर्फ शिकारी नहीं रहा, वो पशुपालक बनने लगा। और पहला दोस्त बना जंगली कुत्ता। हाँ, सोर्स एक ट्रिक भी देता है कि इंसान का सबसे वफादार दोस्त डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है। पर इसके पीछे सिर्फ इमोशंस नहीं थे, ये एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी थी। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट? एग्जैक्टली। इंसान के पास नए औजार थे, पर कुत्तों के पास सूंघने की पावर और तेज दौड़ने की फुर्ती थी। कुत्ते शिकार को ट्रैक करते, इंसान दूर से तीर चलाता और दोनों खाना शेयर करते। और रात को कुत्ते भौंककर अलर्ट भी तो करते होंगे। वही तो, नींद सुरक्षित हो गई और खाना मिलने लगा। इस सब ने इंसान को वो दिया जो उसके पास पहले कभी नहीं था, खाली वक्त या फ्री टाइम। ये कितना बड़ा पॉइंट है। जब इंसान के पास फ्री टाइम आता है, तभी वो सिर्फ जिंदा रहने वाले मोड से बाहर निकलकर असल में जीने लगता है, जिसका सबूत हमें मध्य प्रदेश की भिमबेटका गुफाओं में मिलता है। भिमबेटका की रॉक पेंटिंग्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। वहां इंसान शिकार और डांस के सीन्स बना रहा था। मतलब वो अब अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करना चाहता था, एक समाज बन रहा था। ये एडोलेसेंस वाली स्टेज थी तो बहुत एक्साइटिंग, पर अब भटकते भटकते इंसान थक गया था, उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी। और वहीं से शुरू होता है तीसरा और सबसे रेवोल्यूशनरी चरण, नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल। इंसान अब अडल्ट हो गया था। अडल्ट होना मतलब नई जिम्मेदारियां, द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। इंसान अब खाना जमा करने वाला नहीं, खाना उगाने वाला बन गया था, प्रोड्यूसर बन गया। हाँ, उसने बीज और मौसम का चक्कर समझ लिया था। खेती शुरू हुई तो एक जगह पर रुकना मजबूरी बन गया। फसल लगाकर आप घूमने थोड़ी जा सकते हैं। बिल्कुल, घर बनाने पड़े होंगे, पर खेती ने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज भी तो ला दी होंगी। जमीन को लेकर झगड़े, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। वो तो है, पर इस दौर की 2 बड़ी डिस्कवरीज हैं जो बहुत क्रूशल है। मेहरगढ़ में कॉटन यानी कपास का सबसे पुराना प्रूफ मिला है, और कोल्डिहुआ में चावल का। चावल उगाना तो कोई आसान काम नहीं है। कोल्डिवाओ में अगर चावल उगा, इसका मतलब खेतों में पानी रोकना उन्हें आ गया था। वाटर मैनेजमेंट जानते थे वो। सही बात है। और मेहरगढ़ में कॉटन मिलने का मतलब है कि अब सिर्फ जानवरों की खाल नहीं, कपड़े बुने जा रहे थे। अमेजिंग। और खेती से जो अनाज बचता था, उसे रखने के लिए बर्तन चाहिए थे, जिसके चक्कर में पहिए का आविष्कार हुआ है ना, व्हील। हाँ, पहिए ने ना सिर्फ पॉटरी बल्कि आगे चलकर ट्रांसपोर्ट को भी बदल कर रख दिया। इस सब के अलावा सोर्स में एक चीज ने मुझे बहुत डीपली सोचने पर मजबूर किया, बरियल मिस्ट्रीज यानी दफनाने के राज। कश्मीर के बुर्जा होम में जो मिला, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप उस इंसान और कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने वाले साक्ष्य की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब दक्षिण भारत में मेगालिथ्स मिले, जहाँ कब्रों के आसपास बड़े पत्थर लगाए गए, पर बुर्जा होम में इंसान के साथ उसके कुत्ते को दफनाना, क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि वो मौत के बाद की जिंदगी यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास करने लगे थे? थी
उन्हें लगता था कि मौत के बाद के सफर में भी इस वफादार दोस्त और जरूरी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पत्थरों से शुरू होकर स्पिरिचुअलिटी तक का सफर। पर पत्थरों की अपनी लिमिट थी। उन्हें एक पॉइंट से ज्यादा शेप नहीं किया जा सकता था और इसी ने जन्म दिया आखिरी पड़ाव को, चैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल। यहाँ इंसान मेटल एज में आ गया। पहली धातु जो इस्तेमाल की गई वो थी तांबा यानी कॉपर। पत्थर और तांबा साथ साथ यूज हुए, इसलिए ऐसे ताम्रपाषाण कहा गया। ये सिर्फ नए मटेरियल की खोज नहीं थी। पहले पत्थर को छीलकर औजार बनाते थे, जो सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस था। पर अब उन्होंने तांबे को पिघलाकर सांचे में ढालना सीख लिया था, मेटलर्जी। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट था। अब औजार जल्दी टूटते नहीं थे, मोड़े जा सकते थे, जंगल काटना आसान हो गया और बस्तियां तेजी से बढ़ने लगी। सच में दिमाग घूम जाता है ये सब सोचकर। अब क्योंकि हमारा मास्टर क्लास सोर्स एग्जाम्स के लिए भी है, इसमें एक द टॉप 5 वॉल्ट सेक्शन है। मैं इसको बस रटने वाली लिस्ट नहीं मानती। तो आप इसे किस तरह देखती हैं? अगर इस पूरी चर्चा के लेंस से देखें तो ये 5 पॉइंट्स ह्यूमन एवोल्यूशन का मास्टर मैट्रिक्स है। देखिए, पहला पॉइंट रॉबर्ट ब्रूसफुट का पलवारम में कुल्हाड़ी ढूंढना, जहां से सफर शुरू हुआ। दूसरा, भिम्बेटका की रॉक पेंटिंग्स जो दिमागी विकास दिखाती हैं। और तीसरा, माइक्रोलिथ्स का आना, जिसे हम स्मार्ट रेवोल्यूशन कह सकते हैं। बिल्कुल। चौथा पॉइंट, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जहां खेती और पहिया आया। और पांचवा, मेहरगढ़ में कॉटन और कोल्डीवा में चावल। ये पांचों पॉइंट्स एक कंटिन्यूअस स्टोरी बनाते हैं। ये सिंथेसिस एकदम परफेक्ट है। जब साक्ष्यों को ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़कर देखा जाए तो इतिहास वाकई में जिंदा हो उठता है। वही तो। और इसने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार डाल दिया है। अगर सोचा जाए तो लाखों साल पहले एक छोटे नुकीले पत्थर या लकड़ी के पहिए ने पूरी इंसानी सभ्यता की दिशा बदल दी। तांबे को पिघलाने की टेक्निक ने सोसाइटी का ढांचा बदल दिया। बिल्कुल बदला। तो आज के टाइम में जो हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या इंटरनेट, ये हमारे दिमाग और आने वाले फ्यूचर को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम लोग एक नए विकास के काल के मुहाने पर खड़े हैं, जिसके बारे में हजारों साल बाद कोई आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी ही चर्चा कर रहा होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। हिस्ट्री और फ्यूचर को इस तरह लिंक करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी हमेशा से एवोल्यूशन का ड्राइवर रही है और आज भी वो वही कर रही है, एकदम एक एंडलेस साइकिल की तरह। खैर, मास्टर क्लास के मुताबिक बिना लिखाई वाला हमारा ये सफर यहाँ खत्म होता है, पर कहानी अभी बाकी है। अगली बार हम इतिहास के दूसरे स्तंभ में कदम रखेंगे, प्रोटो हिस्ट्री में। ओह, वो फेज तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। वहां हम सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम पोस्टमार्टम करेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो के प्लान किए हुए शहर, और सबसे जरूरी वो रहस्यमयी लिपि जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। जब इंसान ने बोलना और लिखना शुरू किया तो उसने कौन से राज पीछे छोड़े, ये अगले मॉड्यूल में पता चलेगा। एक तरफ अक्षर होंगे, पर क्या वो कहानी आसान करेंगे या और उलझा देंगे? इस एक सवाल के साथ और उस मास्टर क्लास की आखिरी लाइन के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।